हेलो बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ। और ये कूलम्स लॉ है फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स के बारे में। तो जैसे कि दो पॉइंट चार्जेस हैं, आप देखिए ये Q1 है और ये Q2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। मान लो Q1 पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच का फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। Q1 निगेटिव है और Q2 पॉजिटिव है, तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो इन दो पॉइंट चार्जेस के केस में कूलम ने इन पॉइंट चार्जेस का अध्ययन किया। उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करे और उसने ये पाया कि इनके बीच जो फोर्स होता है वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। तो वो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन का। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच जो डिस्टेंस है R उसके स्क्वायर। तो इससे ये बात सामने आती है कि इनके बीच जो फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। इसका यह अर्थ हुआ कि अगर आप Q1 का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, Q2 का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और अगर इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कम कर देंगे, यानी R की वैल्यू कम कर देंगे, तो भी फोर्स बढ़ जाएगा। दोनों चार्जेस को दूर ले जाएंगे, यानी R की वैल्यू बढ़ा देंगे, तो फोर्स कम हो जाएगा। यह बात कूलम ने एक्सपेरिमेंट से निकाली। तो यही कूलम्स लॉ बना आगे जाके, और इसको मैंने इंग्लिश में स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया। बोर्ड के एग्जाम में लिखने को आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है इस पे, तो ये इसका स्टेटमेंट है, मैं पढ़ दे रहा हूं। ठीक है, आप भी बच्चों बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया से लिखना कि एग्जामिनर खुश हो जाए आपकी वो प्रेजेंटेशन देख के। पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक, वही बात जो मैंने कही। दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये बात मैं आपको अब बता रहा हूं कि ये जो फोर्स है ये एक्ट करता है इस लाइन के अलोंग। मान लो ये दोनों ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव नेचर के हैं, तो जो फोर्स एक्ट करेगा इस लाइन ऐसे एफ रिपल्सिव फोर्स होगा एफ, ये इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा और ये इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि Q1 Q2 से दूर भागेगा और Q2 Q1 से दूर भागेगा। बच्चों ये मैं रब मिटा रहा हूं, आप नोट कर लो मैं हट गया सामने से। ठीक है, सही से नोट कर लिया? पॉज करके चलो मैं रब करता हूं। तो बच्चों जो बात सामने आई वो ये था कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच अगर उनके बीच की दूरी है R, तो ये फोर्स वो अट्रैक्शन या रिपल्सिव या अट्रैक्टिव नेचर का हो सकता है, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इफ अगर ये चार्जेस वैक्यूम या एयर में रखे हुए हैं, वैक्यूम या एयर, तो K की वैल्यू क्या होगी ये देखो। इफ चार्जेस
आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर, चार्जेस जो हैं आपके वैक्यूम या एयर में हैं, तो के इसको हम डिनोट करते हैं फिर 1/4πε0 से, ठीक। और इसकी वैल्यू हो जाती है 9 इंटू 10⁹। अब यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी के की, चलो यूनिट यहां निकालते हैं। यूनिट ऑफ के क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक। यूनिट होगी के की, आप खुद ही पता कर सकते हो इस फॉर्मूले से। के इज इक्वल टू, फॉर्मूले को थोड़ा घुमाते फिराते हैं, जैसे आर यहां पहुंच जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, Q1 और Q2 नीचे आ जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर Q1 Q2। तो फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन, आर स्क्वायर की मीटर स्क्वायर, और कूलम नीचे 2 है चार्जेस, इसलिए कूलम हो जाएगा C स्क्वायर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की स्क्वायर -2। बच्चों एक बात याद रखना, जो भी यूनिट किसी साइंटिस्ट या इंजीनियर के नाम से होती है या किसी भी पर्सन के नाम से होगी, उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मीटर का M तो छोटा रहेगा, न्यूटन का N कैपिटल, कूलम का C कैपिटल, क्योंकि ये दोनों यूनिट ना, न्यूटन और कूलम, ये साइंटिस्ट के नाम पे हैं। जैसे आपने देखा होगा केल्विन टेम्परेचर की यूनिट होती है ना, वो उसका K कैपिटल होता है, जूल का J कैपिटल होता है, ठीक, इस तरीके से। तो ये यूनिट है। तो वैक्यूम और एयर में यहां K की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर C⁻²। बच्चों ये नोट कर लो, बोर्ड में रब कर रहा हूं। तो बच्चों फोर्स जो आया दो चार्जेस के बीच, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी, 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये निकल के आया न्यूटन में। अगर हमारे पास एक सिचुएशन ये देखो, Q1 है 1 कूलम, Q2 है 1 कूलम, R है 1 मीटर। तो ये वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में रख देंगे तो फोर्स निकल के आएगा, यहां लिख लो इफ, अगर ऐसा है तो। और इन वैक्यूम और एयर, तो फोर्स निकल के आएगा आपका 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो यहां से हम 1 कूलम को डिफाइन कर सकते हैं। 1 कूलम ऐसे लिखें, 1 कूलम, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। 1 कूलम, देखो आप गौर से इसे, 1 कूलम is the charge which when placed at a distance of 1 meter from an equal charge in vacuum or air will exert a force of 9 into 10⁹ न्यूटन। देखो on it का मतलब ये जो चार्ज है 1 कूलम का, ये दूसरे चार्ज पे 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स लगाएगा। दिस इज 1 कूलम, यहां से निकल के आई है डेफिनेशन। अच्छा ये वैक्यूम की स्पेलिंग यहां पर सही कर लेना, VACUUM, लाओ यहां सही कर लेते हैं, VACUUM। अभी इससे पहले मैंने बोर्ड रब कर दिया, वहां पर भी वैक्यूम की स्पेलिंग सही कर लेना, ठीक है। हो जाती है स्पेलिंग गलत भाई, इंग्लिश है ये तो हो जाती है।
तो ये हो गया बच्चों। चलो इसे नोट कर लो, रब कर दूंगा मैं थोड़ी देर में, फटाफट नोट कर लो। हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर होता है। अब यहां एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ये भी देखो आप। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, यहां एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 सी स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की ये वैल्यू होती है। तो ये जो कहानी है, ये जो फोर्स निकाला जा रहा है, ये तब है व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर। ये आपको पता है, लेकिन अगर दोनों चार्जेस के बीच का मीडियम वैक्यूम या एयर नहीं है तो आप क्या करोगे, ऐसा भी तो संभव है। तो देखिए क्या होता है, इफ द मीडियम इज नॉट वैक्यूम और एयर, लिख लो भाई, इफ द मीडियम इज नॉट वैक्यूम और एयर, मीडियम इज नॉट वैक्यूम और एयर, तो फिर मीडियम होगा क्या, मीडियम कैन बी एनी इंसुलेटिंग मटेरियल, मीडियम इज एनी इंसुलेटिंग मटेरियल, लाइक जैसे कि कोई प्लास्टिक हो सकती है, वैक्स हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में फोर्स हो जाता है आपका F, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है चार्जेस के बीच, ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये देखो एप्सिलॉन नॉट की जगह यहां एप्सिलॉन आ गया, तो ये एप्सिलॉन कहलाता है आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल जो कि मीडियम के तौर पे यूज हुआ है, ये कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, PER, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एज ए मीडियम, ठीक है। यानी कि अगर वैक्यूम और एयर में चार्जेस नहीं है और उनके बीच जो मीडियम है वो कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो यहां एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा, सही है। अब ये एप्सिलॉन कैसे निकलेगा, दिस एप्सिलॉन इज इक्वल टू एक बड़ा सा के बनाऊं टाइम एप्सिलॉन नॉट, बड़ा सा के। अब ये के क्या है, के वेयर दिस के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसको कई बार न्यूमेरिकल में रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा गया है। क्या कहा गया है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो कैपिटल के की वैल्यू भी आपको न्यूमेरिकल में दी गई होगी,
एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू न्यूमेरिकल में देंगे, तो आप इस फॉर्मूले से एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लेना उस केस में जबकि मीडियम कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा होगा। तो बच्चों एक गौर करने वाली बात यह है कि K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब है कि कोई भी मटेरियल यानी कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल जो मीडियम के तौर पे यूज होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज्यादा होता है। तो जब K की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि अगर कोई मीडियम है दो चार्जेस के बीच तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि K से फिर डिवाइड हो गया ना फोर्स। तो अगर हम कंपेयर करें वैक्यूम या एयर से, वैक्यूम और एयर में फोर्स ज्यादा होगा और अगर कोई मीडियम बीच में आ जाता है तो वही फोर्स दोनों चार्जेस के बीच कम हो जाएगा। तो यही बात हम लिख लेते हैं, इफ देयर इज एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कह लो या इंसुलेटिंग मटेरियल कह लो, इफ देयर इज एनी डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द टू चार्जेस कॉमा between the two charges, the force between them decreases, the force between them decreases by a factor K, कैपिटल के। ठीक है, तो यहां कैपिटल के आ जाता है और फोर्स K के फैक्टर से डिक्रीज हो जाता है। तो ये आप देखो और इसे नोट डाउन कर लो। आगे बच्चों बात समझ में कि कोई और मीडियम है एयर और वैक्यूम की जगह तो फॉर्मूला ये हो जाता है, एप्सिलॉन आ जाता है। एप्सिलॉन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मटेरियल यूज एज ए मीडियम। और ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में एक रिलेशनशिप है, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, जिसको हम मीडियम में के तौर पे यूज कर रहे हैं। और अगर के की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है और अगर कोई मीडियम है दोनों चार्जेस के बीच तो वो फोर्स रिड्यूस हो जाता है बाय अ फैक्टर के। ये बात याद रखना थियोरेटिकली। हट रहा हूं मैं बोर्ड के आगे से, आप नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये बोर्ड अब मैं रब कर रहा हूं, जादू से बोर्ड रब करके दिखाएं आपको। बोर्ड राजा कर दो माफ, हो जाओ साफ। लो बच्चों, चुटकी बजाते ही बोर्ड साफ हो गया। लेकिन अगर बोर्ड साफ हो गया तो हम क्या पढ़ेंगे, खाक। इसलिए बोर्ड राजा से निवेदन करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कूलम्स लॉ पे लिख दें। निवेदन है गुरुजी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दीजिए। लो साहब, बज गई चुटकी। लो साहब, चुटकी बजाते ही आ गया आपके सामने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। समझ तो आप गए होगे क्योंकि अभी तक यही तो सब समझा रहे थे जो लिखा है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। तो ये जो लॉ आया फोर्स का यानी कूलम्स लॉ, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स पे बेस्ड है कि कूलम साहब ने एक्सपेरिमेंट्स करके ये लॉ बनाया। थियोरेटिकली ये लॉ नहीं बना है, एक्सपेरिमेंट किए गए, रिसर्च की गई, तब ये लॉ सामने आया। दूसरा, इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, यानी ये जो फोर्स है दो चार्जेस के बीच ये तभी एप्लीकेबल है जब दोनों चार्ज छोटे हों यानी पॉइंट चार्ज हों। जैसे कि ये Q1
Q2, इनके बीच की दूरी R। तो ये जो पॉइंट चार्ज है ये एक रिलेटिव टर्म है। मान लो स्पेयर हुए दो स्पेयर, तो उस केस में दोनों स्पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो वो ज्यादा होना चाहिए। इतना ज्यादा होना चाहिए कि रिलेटिवली डिस्टेंस के रिलेटिवली वो दोनों स्पेयर एक पॉइंट जैसे दिखे, मतलब पॉइंट जैसे लगने चाहिए। तो अगर स्पेयर हैं और दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर किए जाते हैं, तो वहां भी कूलम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। इट इज एप्लीकेबल फॉर चार्जेस एट रेस्ट। लो यहां गड़बड़ हो गई, फॉर चार्जेस एट रेस्ट। तो ये जो Q1 और Q2 चार्ज हैं आपके, ये रेस्ट पे हैं, CHARGES, मोशन में नहीं है, ये चार्ज स्थिर है, ठीक है, तब ये कूलम्स लॉ लग रहा है। बोथ द चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, मान लो ये दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, तो ये रिपेल करेंगे, यानी Q1 जो इस पे फोर्स लगाएगा वो मान लो F है, Q2 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा वो F है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो Q1 जो फोर्स लगाएगा Q2 पे वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और अपोजिट डायरेक्शन, यानी ऐसे F। ये Q2 पे फोर्स लगा और ये Q1 पे, डायरेक्शन आप देख रहे हो दोनों की अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। फिर कौन सा पॉइंट आया, द फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसके अलोंग ही ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक, ये बात हम पहले भी बता चुके हैं, इसके अलोंग एक्ट करते हैं फोर्स। द फोर्स रिमेन अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। द फोर्स रिमेन अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। कोई तीसरा चार्ज आ गया साहब यहां Q3 प्लस, वो भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स है F, उस पे कोई अंतर नहीं आएगा, वो फोर्स F लगता रहेगा और उसकी डायरेक्शन भी ये रहेगी। हाँ ये अलग बात है कि अब इस चार्ज पे Q3 की वजह से भी एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स अलग होगा, नेट फोर्स उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, वो आगे की बात है जब न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी प्रेजेंस की वजह से इन फोर्सेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना तो मैग्नीट्यूड पे ना डायरेक्शन पे, ठीक। बहुत बढ़िया, होशियार हो। अरे सर बस समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात है। हाँ भाई, लास्ट पॉइंट क्या है, दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन देम एंड द मीडियम बिटवीन देम। ये तो फॉर्मूले से ही पता लगता है कि फोर्स क्या है, फोर्स है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है फोर्स, R पे डिपेंड कर रहा है, मींस डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, और मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन नॉट। जब मीडियम क्या होता है, वैक्यूम या एयर, तब हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। और अगर मीडियम चेंज हो जाए, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल आ जाए जैसे वैक्स, ग्लास एटसेट्रा, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाता है, वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर लो, ये एग्जाम में भी लिखने को आ जाते हैं और ये अपने आप में पूरी कहानी कहते हैं कूलम्स लॉ की, ठीक है। तो बच्चों कूलम्स लॉ तो आपका खत्म हो गया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल का वीडियो भी आपको मिलेगा। ये कूलम्स लॉ एक फोर्स के बारे में बताता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कूलम्स लॉ को एक वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया गया है। इसका वीडियो भी आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, ठीक है, सारे मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे बिल्कुल, और एक के बाद एक सिस्टमैटिकली लगे होंगे। न्यूमेरिकल्स भी करना आप, बहुत फायदा होगा आपको, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कूलम्स लॉ की, ठीक है। नोट कर लो बच्चों। अच्छा बाय आज के लिए, सी यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी,
बाय। सही हो गया।